अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो गैसेस वाले चैप्टर में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम टॉपिक है गैसेस वाले चैप्टर का। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन को। उसके साथ हम देखेंगे कि जो आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसको हम आर कहते हैं उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, एसआई यूनिट के साथ क्या वैल्यू होगी और नॉन एसआई यूनिट के साथ क्या वैल्यू होगी। और उसके साथ हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस को हम किस फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले दो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं वो इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री और दूसरा है एवोगैड्रोस लॉ। स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, मीटर का मतलब होता है मीट्री का मतलब होता है मेजर करना। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल्स हम इस्तेमाल करते हैं। यूजली 3 स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंटीग्रेड स्केल इस्तेमाल करते हैं हम, फ़ारेनहाइट स्केल इस्तेमाल करते हैं और केल्विन स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों को हम शॉर्टली देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटीग्रेड स्केल की, सेंटीग्रेड स्केल इस तरह से उसको सी से लिखते हैं सेंटीग्रेड स्केल, और इसी स्केल को हम सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, सेल्सियस स्केल भी कहते हैं। ये जो सेंटीग्रेड स्केल इसका नाम है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है सेंटम से। सेंटम का मतलब होता है 100, ग्रेड्स का मतलब होता है दर्जे। तो इस स्केल में यानी कि 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे हैं, और बाद में साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इसको सेल्सियस स्केल भी कहा जाता है। तो इस स्केल पर जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज़ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर इस स्केल को तरतीब दिया गया था। तो इसको 100 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा 1 सेंटीग्रेड कहलाता है। सेंटीग्रेड स्केल में जो टेम्परेचर है वो प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। प्लस में भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, माइनस में भी आ सकती हैं इसकी वैल्यूज़। और दूसरा जो स्केल हम यूज़ करते हैं वो है फ़ारेनहाइट स्केल। ये भी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, फ़ारेनहाइट स्केल। ये स्केल, इस स्केल के ऊपर जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वो है 32 फ़ारेनहाइट, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 212 फ़ारेनहाइट। और इसको बराबर 180 दर्जों में तकसीम किया गया है। एक दर्जे को 1 फ़ारेनहाइट का नाम दिया जाता है। तो ये स्केल में, इस स्केल में भी जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी जा सकता है, माइनस डिग्री के अंदर भी जा सकता है, प्लस डिग्री के अंदर भी जा सकता है। और तीसरा जो स्केल है वो है केल्विन स्केल, जो कि हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो वाले टॉपिक में जिसको डिस्कस किया था। इसी स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। क्यों एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें। अच्छा, इस स्केल, ये जो स्केल है ये स्टार्ट होता है 0 केल्विन से, क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल है। 0 केल्विन से स्टार्ट होता है और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस में ही रहती हैं, ये माइनस में नहीं जाता स्केल। इसीलिए इस स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। 0 से 1 केल्विन, 2, 3 इस तरह ये चलता जाएगा। तो इसलिए इस स्केल को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल। कैसे इसको ड्राइव किया गया ये लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब अगर हमने एक स्केल को, एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज भी इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से फार्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हमने डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो जितना डिग्री में टेम्परेचर होता है उसको 273 उसमें ऐड कर देते हैं। ये हमें पहले से पता है, हमने पढ़ रखा है। अगर हमने फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 5/9 इंटू F-32 जो भी फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दिया गया होगा यहाँ पे पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फ़ारेनहाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीग्रेड स्केल के अंदर। और लास्ट में अगर इसके ऑपोजिट करना हो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो सेंटीग्रेड स्केल को, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32।
तो ये इनकी इंटर कन्वर्जन के फार्मूले हैं, इनके ज़रिए हम एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हीं टेम्परेचर्स की इंटर कन्वर्जन की जा सकती हैं। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। एवोगैड्रोस लॉ में जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं वो हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, और जो कांस्टेंट है वो है टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये लॉ डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम इसको, इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो अगर गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, कांस्टेंट आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू n। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनती है। चलें, अब ये तो हो गए दो लॉज, एवोगैड्रोस लॉ और स्केल ऑफ थर्मोमीट्री। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने पढ़ना है जनरल गैस इक्वेशन को, आर के यूनिट्स ड्राइव करने हैं, वैल्यू ड्राइव करनी है आर की, और डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जनरल गैस इक्वेशन के बारे में। जनरल गैस इक्वेशन, या इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। हमने तीन लॉज पढ़े इससे पहले, एक हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, और फिर अभी मैंने आपको बताया एवोगैड्रोस लॉ। तो जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है, चार्ल्स लॉ की ये स्टेटमेंट है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और तीसरे नंबर पे जो हमने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर हम इन तीनों लॉज में देखें तो कोई ना कोई फैक्टर कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ के अंदर जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस लॉ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है। तो अब हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर ये तीनों वेरिएबल्स हों, यानी तीनों एक दूसरे के लिहाज से चेंज होते हों। क्योंकि आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस के लिए, अगर ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हो तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, गैस का प्रेशर भी चेंज होता है। तो हमने तीनों टर्म्स को वेरिएबल मान के चलना है और कोई एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करनी है जो तीनों को आपस में रिलेट करती हो। तो हमने इन तीनों लॉज को कंबाइन कर देना है। वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्ट है, और नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट है। तो इन तीनों को कंबाइन कर दो बाय कंबाइनिंग। तीनों लॉज को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। तीनों को कंबाइन कर दिया हमने। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, v इज़ इक्वल टू आर कांस्टेंट हम लेंगे, ठीक है, T/N/P। ये वाला कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, R इसको क्या कहते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट। आपको पता है कि हमने इन तीनों लॉज के अंदर जो कांस्टेंट यूज़ किया था K, उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ये मैंने तीनों लॉज के अंदर आपको बताया। अब जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो पर मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ। अगर हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसी कांस्टेंट को अगर हमने पर मोल यूज़ करना हो तो इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नया कांस्टेंट बन जाता है जिसको हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। इस जनरल गैस कांस्टेंट को हम मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ये नाम भी याद रखना है, मोलर गैस कांस्टेंट, क्योंकि
ये गैस के 1 मोल के लिए है, गैस के 1 मोल के लिए है। तो ये वाला कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लो, P को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल बन जाएगी PV इज़ इक्वल टू nRT। ये जनरल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म बन गई हमारे पास। अगर यही इक्वेशन हमने 1 मोल के लिए लिखनी हो, फॉर वन मोल, n मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे n की जगह पे 1 लिख दें तो 1 के साथ जिसको मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, तो फिर हम n नहीं यहाँ पे लिखेंगे, फिर इक्वेशन बन जाएगी PV इज़ इक्वल टू RT। ये इक्वेशन बन जाएगी। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं अगर 1 मोल के लिए लिखना हो। अब आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, ये तीनों वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये वेरिएबल हैं। तो इस वेरिएबल को भी इस साइड पे ले आओ, तो ये बन जाएगा PV/T इज़ इक्वल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट उसकी टेम्परेचर के साथ रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर हमने एक गैस को 2 डिफरेंट कंडीशंस में कंपेयर करना हो, 2 डिफरेंट कंडीशंस में, सपोज कंडीशन 1 ये है, उस कंडीशन 1 के ऊपर टेम्परेचर T1 है। अगर टेम्परेचर T1 होगा तो प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, P1V1/T1। और सेकंड, अगर हम इसका देखें तो ये किसके इक्वल आएगा, इसकी रेशियो किसके इक्वल आएगी, R के, कांस्टेंट आना चाहिए। कंडीशन 2 हम ले लेते हैं। कंडीशन 2 में टेम्परेचर चेंज कर दो T1 से T2 तो प्रेशर भी चेंज होगा, साथ वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा V2, टेम्परेचर हो जाएगा T2, लेकिन रेशियो क्या आएगी, कांस्टेंट। अब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। P1V1/T1 इज़ इक्वल टू P2V2/T2। तो ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से अगर हमने एक गैस को डिफरेंट कंडीशंस में कंपेयर करना हो तो उसके जो क्वेश्चन है हम इस इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस आपने याद रखनी है। नंबर 1 ये वाली इक्वेशन, नंबर 2 ये वाली इक्वेशन, नंबर 3 ये वाली इक्वेशन, जिनका यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम ये तो सिंपल सी डेरिवेशन थी जनरल गैस इक्वेशन की। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा सा मैंने आपको इस R का भी बताया, जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं या मोलर गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब इसी R की हमने वैल्यू ड्राइव करनी है SI और नॉन SI यूनिट्स के साथ। SI यूनिट के साथ भी वैल्यू ड्राइव करेंगे और नॉन SI के साथ भी। वो आपने याद रखनी है वैल्यूज़, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में आगे इस्तेमाल होती हैं, तो आपने ज़ुबानी उन वैल्यूज़ को याद रखना है। तो अब हम R की वैल्यू ड्राइव करने जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ R जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट्स में ड्राइव करेंगे, SI यूनिट में भी इसको ड्राइव करेंगे और नॉन SI यूनिट के अंदर भी इसको ड्राइव करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि R की वैल्यू हम कैसे ड्राइव करेंगे। फार्मूला है हमारे पास PV इज़ इक्वल टू nRT। ये फार्मूला है PV इज़ इक्वल टू nRT। n को उधर ले जाओ, t को उधर ले जाओ, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। R इज़ इक्वल टू PV/NT। अब इस इक्वेशन की मदद से हम R की वैल्यूज़ को ड्राइव करेंगे। PV/NT, प्रेशर जो हमारा नॉर्मल है वो कितना होता है, वो प्रेशर लेंगे। वॉल्यूम कितना होता है गैस का, स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम यहाँ पे लेंगे। गैस के मोल्स हमेशा 1 मोल के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। और टेम्परेचर 273 केल्विन, ये चेंज नहीं होंगे। मोल्स और टेम्परेचर हमेशा गैस का 1 मोल लेंगे और जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन ही लेंगे। इनके यूनिट्स चेंज होंगे। जब प्रेशर को हम SI यूनिट्स में लेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। इस तरह से जब प्रेशर और वॉल्यूम को हम नॉन SI यूनिट में इसकी वैल्यू लेंगे तो R की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो पहले हम इसकी वैल्यू ड्राइव करते हैं नॉन SI यूनिट, नॉन SI यूनिट्स। तो प्रेशर के नॉन SI यूनिट्स हम ATM लेते हैं और प्रेशर होगा 1 ATM और वॉल्यूम होगा गैस का 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये नॉन SI यूनिट है वॉल्यूम के। अब गैस के मोल्स, ये मैंने बताया 1 मोल ही लेंगे और जो
टेम्परेचर है वो भी 273 केल्विन जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसको ही हम लेंगे। अब ये चारों वैल्यूज़ उस फार्मूला में पुट कर दो जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ये हो जाएगा R इज़ इक्वल टू P कितना है 1 ATM तो 1 ATM लिख दो। वॉल्यूम कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम यहाँ पे लिख दो। ओवर N कितना है 1 मोल तो 1 मोल यहाँ पे लिख दो। मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। अब इस तमाम को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन के आएगी 0.0821 ATM एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ये पर मोल ऊपर जाके पर मोल हो जाएगा, ठीक है, नीचे मोल है ऊपर जाके पर मोल और पर केल्विन ये वैल्यू बनेगी। अब ये जो डेसीमीटर क्यूब होता है ये लीटर के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर, तो इसकी जगह पे लीटर भी लिख सकते हैं। 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। लीटर भी लिखा हो सकता है, ये भी आपने जहन में रखना है कि डेसीमीटर क्यूब अगर ना लिखा हो तो उसकी जगह पे लीटर भी लिखा हो सकता है। अब इस R की वैल्यू का फिज़िकल मीनिंग क्या है? फिज़िकल मीनिंग ऑफ R, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि इस वैल्यू का फ़िज़िकल मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास गैस का 1 मोल हो और हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएं, उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन बढ़ाएं तो वो गैस इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पे जो ATM डेसीमीटर क्यूब या ATM लीटर ये एनर्जी के यूनिट हैं। ये क्या हैं? यूनिट्स ऑफ एनर्जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका फिज़िकल मीनिंग क्या बनता है R का कि अगर हमारे पास गैस का 1 मोल हो और उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन इंक्रीज़ करें तो गैस इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, इतनी एनर्जी को गैस एब्जॉर्ब करेगी। अब दूसरी वैल्यू हम इसकी देख लेते हैं विद SI यूनिट्स कि SI यूनिट्स के साथ इसकी क्या वैल्यू आएगी। ये सेम रहेगा, मोल सेम रहेंगे, टेम्परेचर सेम रहेगा, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर के SI यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो हम यहाँ पे जो 1 ATM है वो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे। ये मैंने बताई भी हुई है पहले इस चैप्टर के अंदर, शुरू वाले जो लेक्चर हैं उनके अंदर। वॉल्यूम का जो SI यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, तो 0.022414 मीटर क्यूब। इसी डेसीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से इसे डिवाइड कर दो तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। मोल्स हम 1 ही रखेंगे, 1 मोल, और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन। अब ये सारी वैल्यूज़ अगेन वहाँ पे पुट कर दो तो R इज़ इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड 0.022414 मीटर क्यूब ओवर N 1 मोल, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8.314 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ये वाला मीटर क्यूब पर मोल ऊपर जाके ये पर मोल हो जाएगा और केल्विन ऊपर जाके पर केल्विन। इसको सॉल्व कर लेना है। ये मीटर की पावर -2 है, ये मीटर की पावर +3 है, तो मीटर की पावर -2 और +3 अकेला मीटर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा R इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर पर मोल, 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। 1 न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू 1 जूल, ठीक है, तो न्यूटन मीटर की जगह पे हम जूल भी लिख सकते हैं। R इज़ इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यूज़, ये वाली 2 वैल्यूज़ SI यूनिट्स के साथ और ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं ये नॉन SI यूनिट्स के साथ। आपने इनको याद रखना है
क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका वहाँ पे यूज़ होगा। बाज़ औक़ात ये वैल्यूज़ ने आपको दी होती है क्वेश्चन के अंदर और बाज़ औक़ात नहीं भी दी होती, तो ये आपको ज़ुबानी आनी चाहिए वैल्यूज़। चलिए अब लास्ट पे हम देख लेते हैं कि गैस की जो आइडियल गैस की डेंसिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए डेंसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। उसी से हम स्टार्ट करेंगे जनरल गैस इक्वेशन से, PV इज़ इक्वल टू nRT। n आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास गिवन बाय मोलर मास। अब मास गिवन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे ये पुट कर दो, PV इज़ इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू RT। इस कैपिटल M को इधर ले जाओ, V को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा PM इज़ इक्वल टू M बाय V RT। अब M बाय V किसके इक्वल होता है, मास ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के। तो PM इज़ इक्वल टू DRT। अब R और T को उस साइड पे ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा PM ओवर RT। तो इससे हमें ये पता चलता है, इस फार्मूले से एक दो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि जो आइडियल गैस की डेंसिटी है, डेंसिटी ये प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अगर मोलर मास या मास बढ़ेगा तो तब भी आइडियल गैस की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ आइडियल गैस की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आइडियल गैस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। चलिए एंड पे हम तमाम जो फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं उनको सम अप कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले जो हैं वो यूज़ होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने आइडियल गैस इक्वेशन PV इज़ इक्वल टू nRT, ये वाला फार्मूला अगर 1 मोल के लिए लिखें तो PV इज़ इक्वल टू RT। और अगर एक गैस को हमने डिफरेंट कंडीशंस में कंपेयर करना हो तो P1V1 ओवर T1 और इज़ इक्वल टू P2V2 ओवर T2। तो आइडियल गैस से रिलेटेड जनरल गैस इक्वेशन के ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। इसके बाद फिर हमने R की वैल्यूज़ को डिस्कस किया। R की वैल्यूज़ मैंने 2 यूनिट्स के साथ आपको बताई, SI यूनिट के साथ और नॉन SI के साथ। नॉन SI के साथ 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, या 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब की जगह पे हम लीटर भी लिख सकते हैं, पर मोल पर केल्विन। ये हो गई वैल्यू किसके साथ, नॉन SI यूनिट के साथ। SI यूनिट के साथ 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, या 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये 2 वैल्यूज़ आपने R की याद रखनी है, ठीक है। और लास्ट पे डेंसिटी का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया वो है D इज़ इक्वल टू PM ओवर RT। तो ये फार्मूले आपने कुछ याद रखने हैं। इन्हीं फार्मूलों को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है डिस्कशन तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।